डियर स्टूडेंट एवं व्यूअर, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत की क्लास का प्रारंभ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होगा। डियर स्टूडेंट्स एवं व्यूअर, आधुनिक भारत की शुरुआत का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है वह यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से शुरू होता है। हालांकि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन भारत में मध्यकाल में हुआ, आधुनिक काल में नहीं हुआ, लेकिन सिलेबस के मुताबिक हम इसको आधुनिक काल से जोड़कर आपको पढ़ा रहे हैं। इस काल में आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप के भिन्न भिन्न देशों की कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं और उसमें कुछ कंपनियां यहाँ राजनीति में भी हिस्सा लेती हैं और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना शासन स्थापित करने में सफल हो जाती है। तो सवाल पैदा ये होता है कि वो कंपनियां भारत क्यों आती हैं? उनके भारत आने से पहले यूरोप के उन देशों का भारत से क्या व्यापारिक संबंध था? तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और दर्शकों, भारत का यूरोप से व्यापारिक संबंध अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। यह व्यापार मुख्यतः 3 मार्गों के द्वारा होता था। एक लाल सागर मार्ग, दूसरा फारस खाड़ी मार्ग और तीसरा मध्य एशियाई मार्ग। भारत के पश्चिमी तट, खासतौर से गुजरात और मालाबार तट के व्यापारी लाल सागर होते हुए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह तक पहुंचते थे। यहां यह ध्यान रखना है कि उस समय स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। लाल सागर जहां तक उनको पहुंचाती थी वहां तक पहुंचते थे और उसके बाद वो स्थल मार्ग से नील नदी तक पहुंचते थे। फिर नील नदी के द्वारा वो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह तक जाते थे और अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर जाकर अपने द्वारा ले जाए गए माल को यूरोपीय व्यापारियों को बेच देते थे और वे यूरोपीय व्यापारी उस माल को यूरोप के भिन्न देशों में ले जाकर बेचते थे और उसे अधिकतम मुनाफा कमाते थे। दूसरा मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी मार्ग था। गुजरात के व्यापारी फारस की खाड़ी के द्वारा वर्तमान में सीरिया में एक बंदरगाह है अलेप्पा, वहां तक अपने माल को पहुंचाते थे और यहां से फिर यूरोपीय व्यापारी उस माल को ले जाकर यूरोप के भिन्न देशों को पहुंचाते थे, निर्यात करते थे। तीसरा मार्ग जो मध्य एशियाई मार्ग है वह अफगानिस्तान, कैस्पियन सागर, काला सागर होते हुए अंततः पूर्वी भूमध्य सागर तक पहुंचता था और वहां से पुनः यूरोपीय व्यापारी उस मार्ग को ले जाकर यूरोप के विभिन्न देशों में बेचते थे। तो एक व्यापार का सिलसिला चला आ रहा था, बहुत सघन व्यापार संबंध था। अब यदि हम देखें कि 15वीं सदी में इस जो व्यापारिक संपर्क था उस संपर्क पर किसका प्रभाव था, किसका नियंत्रण था? तो इस व्यापार के यूरोपीय भाग पर यानी कि पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र तक जो यह व्यापार नेटवर्क बना हुआ था उसमें इटली के व्यापारियों और इटली में भी 2 विशेष बंदरगाह नगर थे, वेनिस और जेनोवा। यहां के व्यापारियों का एक अधिकार था, वही इस माल को पूर्वी भूमध्य सागर से यूरोप के भिन्न देशों को ले जाकर बेचते थे और इससे अधिकतम मुनाफा कमाते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि यह माल पश्चिमी यूरोप के देशों तक जाते जाते इतना महंगा हो जाता था कि वहां के व्यापारी जब इस माल को फुटकर में या खुदरा में लोगों को बेचते थे तो बहुत ज्यादा लाभ का मार्जिन नहीं रख पाते थे, इसलिए उनका मुनाफा इटली के व्यापारियों की तुलना में बहुत कम होता था। इस व्यापार मार्ग के एशियाई भाग पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था।
खैर, फिर भी यह व्यापार सुचारू रूप से चल रहा था। यह अलग बात है कि पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड के व्यापारी इटली के बिचौलियों या अरब बिचौलियों से बचकर सीधे भारत या एशियाई क्षेत्र से व्यापार करना चाहते थे और उसके लिए वे किसी वैकल्पिक मार्ग की तलाश में थे। इसी दरमियान एक घटना घटती है 1453 में। 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था, पर उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों, जिन्हें ऑटोमन तुर्क भी कहा जाता है, का कब्जा हो गया। और इस बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कस्तुनतुनिया भी कहा जाता है, वर्तमान में इसकी पहचान इस्तांबुल नगर से होती है। तो इस कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों के नियंत्रण हो जाने से यह भारत यूरोपीय व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो अब संकट आ गई कि पश्चिमी यूरोप की आवश्यकता की जो वस्तुएं एशियाई क्षेत्रों से जाती थी वो कैसे जाएं। और इसी के साथ भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ होता है और इसमें अग्रणी भूमिका पुर्तगाल और स्पेन ने निभाया। विशेष तौर पर एशिया और भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज का श्रेय तो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। पुर्तगाली ही वे पहले यूरोपीय थे जो एक वैकल्पिक मार्ग, जिसे केप ऑफ गुड होप मार्ग भी कहा जाता है, से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचने में सफल हुए। पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, एक प्रिंस हेनरी। उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी नेविगेशन के क्षेत्र में। वे अपने उत्साही नेविगेटर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे और उनके इसी सपोर्ट की वजह से पुर्तगाली उत्साही नाविक या नेविगेटर अफ्रीका के किनारे किनारे उसकी परिक्रमा कर भारत तक पहुंचने वाले मार्ग को खोज निकालते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ होता कैसे है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो पुर्तगाल के व्यापारी या नेविगेटर पुर्तगाल से चलते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे सबसे पहले केप वर्दे आइसलैंड तक पहुंचने में सफल होते हैं। यह सफलता उन्होंने 1460 में अर्जित किया था। 1460 में अर्जित किया था। 1460 में अर्जित किया था। और आगे बढ़ते हुए इस सफलता से उत्साहित होकर और आगे बढ़ते हुए वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे लास्ट में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में सफल होते हैं। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में सफल होते हैं और यह सफलता उनको मिलती है 1487 में। 1487 में यह सफलता उनको मिलती है 1487 में। सवाल यह बनता है कि वो पुर्तगाल का कौन सा नाविक था या नेविगेटर था जो
केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में सफलता अर्जित किया था। तो उसका नाम है बार्थो लोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप पहुंचने में सफल हुआ। केप ऑफ गुड होप पहुंचने में सफल हुआ। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में स्थित इस आइसलैंड पर पहुंचने के बाद अब पूर्व का दरवाजा अंग्रेजों के लिए खुल गया और अगला पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा वास्को डिगामा वास्को वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलता है और अफ्रीका के इस पश्चिमी तट पर एक गुजराती व्यापारिक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद के नाव के पीछे पीछे चलता हुआ वास्को डिगामा 1489 के मई महीने में, 17 मई का डेट मिलता है किताबों में, यह भारत के पूर्वी तट स्थित मालाबार क्षेत्र के कालीकट राज्य के अंतर्गत किसी बंदरगाह पर उतरा। अर्थात 1489 में वास्को डिगामा भारत में कालीकट में उतरा। उसने अपना लंगर डाला। कालीकट की स्थिति यह है कि कालीकट की स्थिति यह है कि कालीकट जो है वह मालाबार तट पर स्थित है। कालीकट जो है वह मालाबार तट पे स्थित है। कालीकट को वर्तमान में कोझिकोड भी कहा जाता है। कालीकट का शासक जमोरिन था। वह धर्म से हिंदू था। जमोरिन के बारे में ऐसा विवरण मिलता है कि उसने पुर्तगालियों और वास्को डिगामा का स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह अनुमति बस तत्कालिक था, हमेशा के लिए नहीं था। वास्को डिगामा कालीकट के बाजारों से काली मिर्च खरीदा और खरीद कर वापस पुर्तगाल गया और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचकर जब उसने उसे बेचा तो पता चला कि उसकी कुल यात्रा व्यय के 60 गुना से ज्यादा उसे मुनाफा मिला। अब इससे उत्साहित होकर अन्य पुर्तगाली भी भारत की ओर दौड़े और वास्को डिगामा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आया, उस अभियान का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैबरल था। उसका टाइटल था कैबरल। कैबरल सन 1500 में 19 जहाजों के बेड़े के साथ कालीकट पहुंचा। उसने अपेक्षा रखी थी कि ढेर सारा काली मिर्च हम खरीद कर ले जाएंगे और उससे बहुत मुनाफा कमाएंगे। पूरा नाम उसका पेट्रो अल्बरेज कैबरल था। यह
1500 में कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचा। इसके साथ 19 जहाज थे। जहाज यानी पानी की बड़ी नाव। हालांकि इसका उस क्षेत्र पर पहले से जमे हुए भारतीय और अरब व्यापारियों ने विरोध किया, और जिसकी वजह से इससे अरब व्यापारियों का समुद्र में कुछ झड़प भी हुआ, और जिससे नाराज होकर कालीकट के शासक जमोरिन ने इन्हें अपने राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। यह सोच के आए थे कि कालीकट जाकर एक स्थायी व्यापारिक प्रतिष्ठान का स्थापना करेंगे, और अंत में निराश होकर इनको वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। इसके बाद वास्को डिगामा पुनः 1502 में भारत आता है। टू में भारत आता है, लेकिन इस बार उसके संग उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं हुआ। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा को भी किसी प्रकार की व्यापारिक सुविधा प्रदान नहीं की। तब वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मालाबार क्षेत्र के ही कोचीन राज्य से व्यापार करने की अनुमति मांगी। कोचीन राज्य कालीकट के दक्षिण में था। कालीकट के दक्षिण में था और उसका विरोधी राज्य था। तो इसलिए कोचीन राज्य भी पुर्तगालियों से सहायता पाने के आशा में कि भविष्य में यदि कालीकट से उसका कोई संघर्ष हुआ तो पुर्तगाली उसको नेवल सपोर्ट देंगे, नौसैनिक सहायता देंगे। पुर्तगालियों को कोचीन में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने का अनुमति दे दिया। तो कोचीन में वास्को डिगामा 1502 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित किया। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित किया। यह फैक्ट्री कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था, यह एक संग्रहण का केंद्र था। मसाले खरीदते थे और एक जगह एक गोडाउन में उसको जमा करते थे, उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। कोई उत्पादन का कार्य नहीं होता था यहाँ पे। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो उसका उत्तर होगा कोचीन। अब यूरोपी जब भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे तो उस फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए उसकी किलाबंदी भी कर रहे थे, उसको फोर्टिफाइड भी कर रहे थे। तो कोचीन ही वह पहला क्षेत्र था जो यूरोपियों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा फोर्टिफाइड किया गया या किलाबंद किया गया। और कोचीन की किलेबंदी 1503 में किया गया। तो कोचीन को लेकर दो फैक्ट हुए। एक तीसरा फैक्ट भी है कि कोचीन ही पुर्तगाल का प्रारंभ में भारत में हेडक्वार्टर बना। 1502 में कोचीन में फैक्ट्री खुली, 1503 में उसको किलाबंद किया और कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। आगे चलकर 1530 में गोवा पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बनता है, लेकिन अभी तो गोवा उनके पास है ही नहीं। ठीक, तो ये घटना जो है वो होती है। उसके बाद 1505 में कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। कन्नूर में कब खोली? 1505 में। तो कालीकट बीच में है, कालीकट के दक्षिण में है कोचीन और कालीकट के उत्तर में है कैनूर। दोनों जगह पुर्तगाली स्थापित हो गए। इसके बाद भारत में पुर्तगाली व्यापार को व्यवस्थित करने, नियंत्रित करने के लिए
पुर्तगाल से एक पुर्तगाली गवर्नर को भेजा गया और उसी के साथ भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विधिवत स्थापना हुआ। यह पहला गवर्नर कौन था? यह पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका टेन्योर जो है वो 1505 से 1509 तक था। यह 1505 से 1509 तक रहा, यही इसका कार्यकाल था। इसने एक अति महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाया जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, नीले जल की नीति। नीले जल की नीति या इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। ये क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागरीय व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित करने के लिए बनाया गया एक नियम था। इस नियम के अंतर्गत कोई भी बाहरी व्यापारी अगर हिंद महासागर में अपने नावों को या जहाजों को उतारना चाहता था तो उसे पहले पुर्तगालियों से परमिट लेना होता था। अगर बिना पुर्तगालियों का परमिट लिए उसके जहाज, मालवाहक जहाज हिंद महासागर में प्रवेश करते थे तो पुर्तगाली नौसेना या नेवी उसको जब्त कर लेती थी या उसको डुबा देती थी। इस व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत पुर्तगालियों से परमिट लेना होता था, उस व्यवस्था को कहा गया कॉर्टेज। कॉर्टेज अर्मेडा व्यवस्था। ये कॉर्टेज अर्मेडा व्यवस्था क्या था? कॉर्टेज का मतलब है परमिट और अर्मेडा से मतलब है सशस्त्र जहाजी बेड़ा। कॉर्टेज एक प्रकार का परमिट था। इस परमिट के बदले पुर्तगालियों को शुल्क मिलता था। शुल्क मिलता था, फीस मिलता था, ठीक। और यदि देखा जाए तो पुर्तगालियों के भारत से जो कुल राजस्व का कलेक्शन होता था उसमें एक बड़ा हिस्सा इस परमिट के द्वारा ही मिलता था। यानी कि व्यापार से जितना पैसा वो नहीं कमाए उससे ज्यादा पैसा वो इस परमिट के द्वारा कमाए। उनकी नौसैनिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उस समय यहां तक कि मुगल शासन को भी अपने जहाजों के लिए इससे परमिट लेना पड़ता था। वो अलग बात था कि उस परमिट के बदले कोई शुल्क वो नहीं देते थे। यह एक सांकेतिक जो औपचारिकता होती थी वो पूरा किया जाता था, ठीक। और अर्मेडा यानी सशस्त्र जहाजी बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा, जो लोग इससे परमिट खरीदते थे उनके जहाजों की सुरक्षा का जिम्मेदारी पुर्तगाली उठाते थे और जो लोग परमिट नहीं लेते थे उनके जहाजों को पुर्तगाली नौसैनिक जो थे वो समुद्र में ही या तो जब्त कर लेते थे या तो डुबो देते थे, ठीक। तो फ्रांसिस्को द इल्मेडा के बारे में 3 फैक्ट आते हैं। पहला क्या है? यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। दूसरा क्या है? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। एक तीसरा भी फैक्ट है जो अमूमन परीक्षा में पूछा नहीं गया है अब, लेकिन आप जान लीजिए कि इस अल्मेडा ने मिस्र और गुजरात के संयुक्त
नौसेना को एक समुद्री युद्ध में पराजित किया और पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया। अल्मेडा के बाद एक दूसरा गवर्नर बन के आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका टेन्योर 1509 से 1515 तक था। इसका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 तक था। इसकी क्या उपलब्धि है? इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आता है वह यह है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसने ऐसा काम किया भी। इसका पहला महत्वपूर्ण काम क्या है कि इसने गोवा, मलक्का और होरमुज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। गोवा पर इसने 1510 में, 1510 में, मलक्का पर इसने 1511 में और होरमुज पर इसने 1515 में नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये तीनों सामरिक महत्व के स्थल हैं। कोचीन में तो ये पहले से ही बैठे हुए थे। कोचीन कन्नूर में, इसका मतलब है कि मालाबार में ये पहले से बैठे हुए थे। गोवा पर ये कब्जा करने के द्वारा कोंकण क्षेत्र पर भी इनका प्रभाव हो गया। ठीक। मलक्का पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब है कि हिंद महासागर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि पूर्व से हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यापारिक जहाज को ये रोक सकते थे, नियंत्रित कर सकते थे। होरमुज पर नियंत्रण स्थापित करके इन्होंने फारस की खाड़ी मार्ग से हिंद महासागर में या अरब सागर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यापारिक जहाज को रोकने की क्षमता हासिल कर ली। अर्थात हिंद महासागर के 3 सामरिक महत्व के स्थल मलक्का, गोवा और होरमुज पर अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करा दिया। ये बहुत ही सामरिक महत्व की बात थी। दूसरा क्या किया इसने कि पुर्तगाली लोगों या उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनको भारतीय लड़कियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। विवाह के द्वारा यह भारत में पुर्तगाली आबादी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा था, क्योंकि पुर्तगाल से जो लोग आए थे ज्यादातर पुरुष ही आए थे। उनका परिवार पुर्तगाल में ही रहता था। तो यहां विवाह करके इन्होंने पुर्तगाली आबादी को बढ़ाने का कार्य किया और साथ साथ जब एक रिश्ते का यहां निर्माण हो गया तो रिश्ते के निर्माण से इनका सामाजिक आधार का भी निर्माण हुआ। इन्होंने सामाजिक आधार बढ़ाने का कार्य किया और साथ साथ एक बात यहां और ध्यान देने वाली है कि पुर्तगाली जब भारत आए थे तो 2 उद्देश्य को लेकर आए थे। एक उद्देश्य तो उनका अपना व्यापारिक था, धन अर्जित करना, और दूसरा उद्देश्य उनको पोप ने सौंपा था। पोप ने उनको यह उत्तरदायित्व दिया था कि पूर्वी क्षेत्र में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो धर्मांतरण के लिए भी यह कदम उपयुक्त था। तो विवाह पॉलिसी के द्वारा उसने अपना जनसंख्या बढ़ाया, अपना सामाजिक आधार बढ़ाया और ईसाई धर्म का प्रसार किया। तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि इसने भारतीयों को लेकर अपनी सेना का निर्माण किया। यहां यह बात गौर किया जाना चाहिए कि प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे जिन्होंने भारतीयों को लेकर अपनी सेना को बनाया और आगे इस नीति को फ्रांसीसियों और अंग्रेजों दोनों ने अपनाया और अंततः भारतीयों के बल पर ही भारत को कब्जे में कर लिया। तो तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है।
तो इन तीनों कार्यों के द्वारा जो इसने भारत में पुर्तगाली प्रभाव स्थापित किया, इसी वजह से इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे इसने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद अनेक गवर्नर बनकर पुर्तगाली यहां आए। पुर्तगाली गवर्नरों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन वह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक और गवर्नर यहां महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है नीनो द कुन्हा। नीनो इसका योगदान यह है कि इसने अखिल भारतीय स्तर पर पुर्तगाली व्यापार व्यवसाय को भारत में स्थापित करने का कार्य किया। अभी तक पुर्तगाली केवल मालाबार तट पे और कोंकण तट पे थे। यह जब आया तो इसने पुर्तगालियों को पश्चिम भारत के गुजरात, इधर पूर्वी भारत के बंगाल और इधर दक्षिण पूर्वी भारत के कोरोमंडल तट पर भी पहुंचा दिया। इसका तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार होगा कि इसने 1534 में बेसिन को और 1535 में भरूच को पुर्तगाली प्रभाव में लेने का कार्य किया। यहां पुर्तगाली व्यवसाय केंद्र स्थापित किए गए। इसके साथ ही 1535 में ही इसने चटगांव, बंगाल में एक जगह है चटगांव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कोरोमंडल तट, जो मालाबार के जस्ट अपोजिट का तट है, कोरोमंडल तट, इस पर इसने मद्रास के निकट ही सेंट थोमे में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो इस प्रकार नीनो द कुन्हा का योगदान भारत में पुर्तगालियों को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने के संदर्भ में है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये गुजरात का जो क्षेत्र था, बसीन या भरूच का, इस क्षेत्र को इसने गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से प्राप्त किया था। और आगे चलकर इस बसीन को लेकर ही क्यों रेड ही आ रहा है बार बार कलर चेंज करने के बाद भी। अच्छा, चेंज नहीं हो पाया था। इस बसीन को लेकर ही इसका बहादुर शाह से विवाद हो गया और ऐसा विवरण मिलता है कि समझौता वार्ता करने के लिए बहादुर शाह को इसने अपने शिप पर या अपने जहाज पर आमंत्रित किया और वहीं उसको धक्का देकर समुद्र में गिरा के डुबो कर मार दिया। ये एक तथ्य इसके बारे में है। अब सवाल ये बनता है कि भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र कहां कहां थे। तो इन क्षेत्रों के अलावा भी भारत में पुर्तगाली केंद्र थे, जिसको समग्र रूप से देखा जाए तो क्षेत्र वाइज अगर हम बात करें तो बंगाल में चटगांव, सतगांव, बांदेल और हुगली, बंगाल में 4 प्रमुख केंद्र थे पुर्तगालियों के, चटगांव, सतगांव, बांदेल और हुगली। उसी प्रकार कोरोमंडल क्षेत्र में सेंट थोमे तो था ही, इन्होंने पांडिचेरी पर भी अपने व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया था। पूर्वी तट में कोचीन तो था ही इनके पास, कन्नूर भी था, गोवा भी था, ठीक ना। बेसिन और भरूच के अलावा यहां सूरत में भी थे ये और बॉम्बे में भी थे।
बॉम्बे जो वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, मुंबई को पुर्तगालियों ने ही अंग्रेजों को दिया था। मुंबई पहले पुर्तगालियों के पास थे और एक समय ऐसा आया कि पुर्तगाल स्पेन के अधीन हो गया और आगे चलकर स्पेन की राजकुमारी से ब्रिटेन के राजकुमार का शादी हुआ और दहेज में पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिश राजकुमार को दे दिया और ब्रिटिश राजकुमार ने उसको किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये बंबई की कहानी है। हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम क्लास लेंगे। तो ये कुल मिला के भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद और लगभग 100 सालों तक, यानी कि 1502 से लेकर और 1606 जब तक डच नहीं आ जाते हैं, तब तक तो एकमात्र पुर्तगाली थे जो भारत से व्यापार करते थे। बाद में डच आए, अंग्रेज आए और इन दोनों ने भारत में पुर्तगालियों को कड़ी चुनौती दी और अंत में पुर्तगाल का क्षेत्र सीमित होता चला गया और लास्ट में गोवा तक ही यह सीमित होकर रह गए। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन में एक युद्ध को निर्णायक माना जाता है। वह युद्ध है 1611 1611 का स्वाली की लड़ाई, स्वाली युद्ध। यह युद्ध क्यों हुआ था? वस्तुतः जब 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस भारत आता है और मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेना चाहता है और जहांगीर पुर्तगाली दबाव में उसको अनुमति नहीं दे पाता है, तो अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगीज नेवी को पराजित किया और जिसके परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह जहांगीर ने उनको सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी और 1613 ईस्वी में भारत में सूरत नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई। हालांकि इसके पहले वो 1611 में गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत मसूलीपट्टनम नामक क्षेत्र में अपनी व्यापारिक बस्ती बसा चुके थे, अपनी फैक्ट्री लगा चुके थे। ठीक, तो स्वाली की लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। पुर्तगालियों के बारे में अन्य तथ्य यह है कि पुर्तगाली भारत को क्या क्या दिए या पुर्तगाली भारत संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा। तो सर्वप्रथम प्रभाव तो यह पड़ा कि भारत और यूरोप के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में पुर्तगाली भारत में यूरोपीय स्थापत्य कला शैली, गोथिक शैली, जिसको गोथिक कहते हैं, गोथिक शैली लेकर आए। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहला बार पुर्तगालियों ने ही शुरू किया। इसके अलावा खाद्यान्न के क्षेत्र में देखा जाए तो मक्का, आलू, अनानास, पपीता, लाल मिर्च, काजू इत्यादि को पुर्तगाली ही भारत में लेके आए। तंबाकू जो वर्तमान में खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में काफी लोकप्रिय नशा के रूप में माना जाता है और सस्ते नशा के रूप में माना जाता है, ये पुर्तगाली ही भारत में लेके आए। तो ये भी पुर्तगालियों की भारत को देन थी। और पुर्तगालियों ने कुछ शब्द भी भारतीयों को दिए जो बाद में चलकर हिंदी भाषा के शब्द में शामिल हो गए, जैसे कि अलमारी, ये पुर्तगालियों का ही दिया हुआ शब्द है। इसी प्रकार अनेक शब्द ऐसे हैं जो पुर्तगालियों ने भारत को दिए। एक बार प्रश्न आया था कि भारत में जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग जो किया गया वह किस भाषा से निकला है? तो कास्ट शब्द का प्रयोग भी पुर्तगाली भाषा से निकला है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही इस शब्द को भारत में बोलचाल की भाषा बनाया। तो पुर्तगालियों का ये योगदान। एक और योगदान है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर। पुर्तगालियों के साथ ही सर्वप्रथम सेंट जेवियर नामक एक जेसुइट संत भारत आए और अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया और उसके दरवाजे जब सभी धर्मों के लिए खोला,
तो पुर्तगालियों से ईसाई धर्म के विद्वानों को भेजने का आग्रह किया। तो दो विद्वान, एक का नाम फादर एक्वाविवा और एक का नाम फादर मानसरेट, ये दोनों विद्वान ईसाई धर्म के व्याख्याता के रूप में इबादत खाना पहुंचे। तो अकबर के दरबार में भी ईसाई पहुंचे। उसके बाद देखा जाए तो जहांगीर के काल में देखने को मिलता है कि आगरा में भी चर्च की गतिविधियां थी और ईसाई धर्म अपना सभा करता था। लाहौर में भी ऐसा विवरण मिलता है कि चर्च था और ईसाई धर्म की गतिविधियां वहां थी। लेकिन आगे चलकर मुगलों से पुर्तगालियों का संबंध खराब हो गया और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्यात्मक सूचना है वो ये है कि बंगाल में हुगली को पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में लूट मार का अड्डा बनाया था और जिस वजह से मुगल बादशाह शाहजहां उससे नाराज हो गया और नाराज होने के कारण उसने 1632 ईस्वी में 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया और जिसका नतीजा हुआ कि आगे चलकर डच चिंसुरा में और अंग्रेज हुगली में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल हुए। तो इसी के साथ पुर्तगाल से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में मैं डचों और अंग्रेजों के बारे में चर्चा करता हूं। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। गुड आफ्टरनून।